20 अधिक का ईगो और अक्ष की खुशी। जब रितिका ने देखा कि वो उसके प्यार की इंसल्ट कर रहा है तो उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें जानना है ना कि मैं अक्ष के साथ क्या कर रही हूँ? तो सुनो, वही वो लड़का है जिसने मेरी जान बचाई थी पहले भी और दूसरी बार भी, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। रितिका का जवाब सबके ऊपर पहाड़ पटकने जैसा था। अधिक की बेचैनी और भी बढ़ गई जब उसने ये सुना। सब हैरान खड़े बड़ी बड़ी आंखों से अक्ष और रितिका को देख रहे थे। वही अक्ष भी हैरान था, लेकिन उससे ज्यादा उसे खुशी हो रही थी। इसका मतलब रितिका उसे पहचान गई थी। अब आगे सारांश और हर्षित हैरानी से अक्ष को देखते हैं, फिर रितिका को। प्रिंसेस, क्या ये सच है? रितिका को अब समझ आता है कि उसने गुस्से में क्या कर दिया है। अब वो ये तो नहीं कह सकती थी कि उसने नॉवेल में पढ़ा था कि रितिका को डूबने से बचाने वाला अक्ष ही था। हाँ भाई, ये सच है। मुझे शक तो तभी हो गया था जब उस दिन मॉल में अक्ष ने मुझे बचाया था। उनसे वही खुशबू आ रही थी जो उस शख्स से आ रही थी जिसने मुझे बचाया था। मैं बेहोश जरूर हो गई थी, लेकिन मेरी सेंसेस अच्छे से काम कर रही थी, इसलिए इतने समय बाद भी मैं उस फ्रेगनेंस को भूल नहीं पाई। अक्ष का टच और स्मेल बहुत सिमिलर थी, इसलिए उस दिन की यादें मेरे माइंड में जो धुंधली थी वो क्लियर होने लगी। उसकी बात सुनकर अब अधिक को भी याद आता है जब रितिका उसकी खुशबू और परफ्यूम के बारे में पूछती थी। उसे याद था वो उसे स्मेल करने की कोशिश करती थी, जिससे उसे उससे और भी चिढ़ होने लगी थी। तब उसने एक बार पूछा भी था कि क्या उसने अपना परफ्यूम बदला है, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया था। ये सब याद आते ही अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। रितिका, तुम्हें सिर्फ शक है। मैं नहीं चाहता कि जैसे पहले तुम्हें गलतफहमी हुई थी वो फिर से हो, हर्षित ने उसे समझाते हुए कहा। अपने भाई की फिक्र देखकर रितिका मुस्कुराए और बोली, भाई, मैं भी इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सीनियर की इन्फॉर्मेशन निकलवाई जिससे मुझे सच्चाई पता चल गई। यही वो है जिन्होंने मुझे डूबने से बचाया था। आप अपने दोस्त से खुद पूछ सकते हैं। अब सारांश और हर्षित की नज़र अक्ष पर चली गई जो बिना पलके झपकाए उनकी बहन को निहार रहा था। रितिका ने भी अक्ष को देखा। एक पल के लिए तो वो भी उसकी प्यार भरी ग्रे आंखों में खोने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, अक्ष। रितिका के मुंह से अपना नाम सुनकर वो होश में आया और एकदम से बोला, हाँ। वहाँ नहीं, यहाँ देखो। सारांश ने उसे घुमाया तो अब उसकी पीठ रितिका की तरफ थी और चेहरा दोनों भाइयों की तरफ जो उसे घूर रहे थे। उन दोनों को देखकर उसके सॉफ्ट एक्सप्रेशन गायब हो गए। उसने बिना किसी भाव के कहा, रीत ने जो कहा है वो सच है। उस दिन मैं भी ट्रिप पर गया था और मैंने ही उसे बचाया था। मेरे साथ तुषार और वैभव भी थे जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन वो रीत को लेकर जाते उससे पहले ही अधिक वहां आ गया था। वही कैंटीन में मौजूद स्टूडेंट्स दूर से ही तमाशा देख रहे थे। उन्हें ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था सिवाय इसके कि इस बार रितिका अधिक को इग्नोर कर रही है और अधिक उससे बात करना चाहता है। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि दोनों ग्रुप में कभी भी लड़ाई हो सकती है। क्या अब दोनों ग्रुप रितिका के लिए लड़ेंगे? उनमें से एक स्टूडेंट ने पूछा, जिसके जवाब में उसका दोस्त बोला, लग तो ऐसा ही रहा है। क्योंकि अधिक ने अपनी एंगेजमेंट रितिका से तोड़ दी है, इसलिए अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एकदम से रितिका का उनके राइवल ग्रुप के लीडर के साथ बैठना और उसके साथ इतना इन्वॉल्व होना शायद अधिक को पसंद नहीं आया है, या फिर उसे रिग्रेट हो रहा है। आखिर आज रितिका लग ही इतनी सुंदर रही है। एक दूसरे लड़के ने उनकी कन्वर्सेशन के बीच में आकर बोला, क्या तुम पागल हो? वो अधिक रायजादा है जो अपने डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं करता। वो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है, जिस पर हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी। तो तुम्हें रितिका कोई चीज़ लगती है? भूलो मत, वो भी रक्षित जिंदल की बहन है जो अधिक रायजादा से कम नहीं है, उसी लड़के ने बहस करते हुए कहा। उन दोनों को चुप कराते हुए उस पहले लड़के का दोस्त बोला, तुम दोनों शांत रहो। जो भी हो हमें क्या, देखते हैं कि रितिका किसे चुनती है। एक तरफ वो है जो हर लड़की का ड्रीम मेन है और दूसरी तरफ हमारे कॉलेज का टॉपर। ये कहकर वो हंसने लगता है। उसके साथ वो दोनों लड़के भी हंसते हैं। ऐसी ही कई बातें स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे थे। वही सभी लड़कियां हैरान थी, लेकिन मानसी की आंखों में मजाकिया चमक नजर आ रही थी। उसे तो ये ड्रामा देखने में मजा आ रहा था, मगर उसके पास खड़ी मिशा अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे अक्ष और रितिका को ही घूर रही थी। बहुत हुआ रितिका, अब बस भी करो। मतलब अब तुम भाई को जलाने के लिए किसी के साथ भी इन्वॉल्व हो जाओगी। दिव्या से जब और बर्दाश्त नहीं होता तो वो गुस्से से कहती है। फिर वो अक्ष को देखकर आगे बोली, तुम भी खुद का यूज होने दे रहे हो।
जबकि यहाँ मौजूद हर कोई जानता है कि रितिका जिंदल फैमिली से है और वो तुम्हारे साथ होने का ड्रामा सिर्फ मेरे भाई का अटेंशन पाने के लिए कर रही है। जस्ट शट अप दिव्या, उसका नाम अक्ष है और वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, इसलिए अपने गटर जैसे मुंह को बंद रखो तो ही अच्छा होगा। रितिका, मेरी बहन से ढंग से बात करो, अधिक ने गुस्से से कहा। पहले अपनी बहन को बोलो कि थोड़ा ढंग सीख ले। ये कौन होती है, मुझे और मेरा अक्ष से क्या रिश्ता है उसे जज करने वाली? उसने गलत भी क्या कहा है? 2 दिन पहले मैंने तुमसे सगाई तोड़ दी जिससे तुम्हारे ईगो को ठेस पहुंची और आज तुम ये सब ड्रामा कर रही हो जिससे सबको लगे कि तुम मूव ऑन हो रही हो, लेकिन असल में तुम मुझे जलाने के लिए कर रही हो। अधिक की बात सुनकर रितिका का मन जोर से हंसने का कर रहा था। उसने ताली बजाते हुए हंसकर कहा, सच में मिस्टर रायजादा, अगर आपकी यही सोच है तो आपसे बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और एक बात, रितिका ने अपनी उंगली अधिक पर पॉइंट करके आगे कहा, अगर मेरा ईगो होता तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती तुम्हारे पीछे घूमने में। रितिका जिंदल रिश्ते दिल से निभाती है और प्यार के लिए अपनी जान भी हाजिर कर सकती है। बट यू आर नॉट थाट लकी ब्रो, उसने अधिक को चिढ़ाते हुए कहा। अपनी सख्त आवाज में अपने भाइयों को देखकर बोली, चलिए क्लास का टाइम होने ही वाला है। उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गई। उसके पीछे सारांश, हर्षित, अक्ष और उसने बाकी दोनों दोस्त भी चले गए। रितिका का एक एक शब्द अधिक के दिल में लगा था, लेकिन फिर भी उसका ईगो इतना बड़ा था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रितिका उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ हो पाएगी। दिव्या ने अपने भाई को देखा और उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, भाई आप क्यों उसके मुंह लगते हो? वो तो ऐसी प्लॉटिंग करती रहेगी। आपको अपने और आशी के बीच किसी को नहीं आने देना है। आखिर वो आपकी मंगेतर है और कॉलेज खत्म होते ही आप दोनों की शादी भी होने वाली है। जिस वक्त सबकी नज़र रितिका और अधिक पर थी, किसी ने भी आशी को नहीं देखा जिसके एक्सप्रेशन हमेशा से अलग थे और पल पल बदल रहे थे। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह नफरत नजर आ रही थी। दर्द भी था जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शिखा तो ये सब ड्रामा देखकर दंग थी, लेकिन आशी के जिक्र पर उसकी नज़र भी अपने बगल में गई और उसे रोते देख वो झूठी फीके जताते हुए बोली, तुम ठीक हो ना आशी? देखो इन सब बातों को दिल पर मत लो, वैसे भी कुछ दिन ऐसा होगा क्योंकि रितिका अधिक के पीछे लगी रहती थी। अचानक से उसका चेंज बिहेवियर शायद अधिक को उस दिन के लिए गिल्टी फील करवा रहा हो, इसलिए वो बस उससे बात करना चाहता था, लेकिन रितिका ने सबके सामने बात का बतंगड़ बना दिया। आशी कोई ना समझ नहीं थी कि उसे समझ नहीं आई कि शिखा का मतलब क्या है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। भाविका और शिखा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई जैसे किसी शातिर प्लेन के बारे में सोच रही हो। तभी क्लासेज का टाइम भी हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स भी रितिका के जाते ही निकल गए थे। अब वहाँ सिर्फ लान ग्रुप बचा था। वो सभी भी अपनी क्लास के लिए चले गए। रितिका ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थी। जैसे ही वो 3rd फ्लोर पर पहुंचे उसने कहा, भाई मैं अपनी क्लास में जा रही हूँ, राध्या लेट आई थी इसलिए वो सीधा क्लास में ही मेरा वेट कर रही है और हाँ आज फर्स्ट डे है तो हमारी 3 क्लासेज होगी, उसके बाद हम हिल अपार्टमेंट के पास वाले लैंड को देखने जा सकते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी क्लास के बाहर वेट करेंगे, हर्षित और सारांश ने कहा। क्योंकि उनका फ्लो 4th था। वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। सभी ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो 4 साल का होता है। बिजनेस फील्ड होने पर उनका डिपार्टमेंट एक है, बस रितिका का 3rd ईयर है और उनका 4th। रितिका अपने क्लास में जा चुकी थी। वही अक्ष रितिका की जाती परछाई को देखता रहा। उसकी हालत पर सब पेट पकड़कर हंसने लगे। अक्ष ने उन दोनों को घूर कर देखा तो दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ज्यादा हंसी आ रही है तो खुद को शीशे में देखकर हंसो। एक के पास भी गर्लफ्रेंड नहीं है और जब तुम्हारे दोस्त की गाड़ी पटरी पर आ रही है तो उसमें भी दांत फाड़ने हैं भूत जैसे। उन्हें सुनाने के बाद अक्ष सारांश और हर्षित के पास आ गया जो आगे चल रहे थे। वही तुषार और वैभव ने एक दूसरे को असमंजस में देखा और एक साथ बोले, अब इसमें हमारी गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? छोड़ तुषार, वैसे भी मैंने सुना है कि प्यार में पड़े आशिक थोड़े पागल हो जाते हैं। हाँ तू सही कह रहा है। हमारा दोस्त तो पहले से थोड़ा खिसका था, अब लगता है पूरा ही खिसक गया। ये सोचकर दोनों बेचारगी से सर हिलाते हुए उन तीनों के पीछे भागे। वही रितिका ने जैसे ही क्लास में एंटर किया तो जो भी स्टूडेंट बात कर रहे थे सब चुप हो गए। रितिका ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसने पूरी क्लास में नज़र घुमाई, तब जाकर उसे राध्या दिखी जो उसे देखकर अपना हाथ हिला रही थी। वो उस तरफ बढ़ गई और राध्या के साथ बैठ गई। वो सीट 3rd रो में खिड़की वाली थी।
उसके थोड़ी देर बाद दिव्या, आशी, मिशा, शिखा आ गई। भाविका मानसी की क्लास में थी इसलिए वो उसके साथ ही 4th फ्लोर पर चली गई थी। अब लेक्चर का टाइम शुरू हो गया था और उनकी पहली क्लास अकाउंट्स की थी। तभी प्रोफेसर मदर आए तो सभी स्टूडेंट ने खड़े होकर उन्हें ग्रीट किया। सिट डाउन एवरीवन और अपनी बुक निकालो और मैं जो क्वेश्चन सिखा रहा हूँ उन्हें ध्यान से देखो, उसके बाद तुम्हें खुद सॉल्व करना होगा। इसी के साथ वो एक चैप्टर नेम बताकर उन्हें क्वेश्चन समझाने लगते हैं। रितिका के लिए सब कुछ बहुत ही आसान था, फिर भी वो ध्यान दे रही थी क्योंकि उसकी आदत थी कि रिवीजन भी वो पूरे डेडिकेशन से करती है। वही आज आशी का मन कहीं नहीं लग रहा था। उसकी नज़र बार बार रितिका पर जा रही थी। उसकी ये हरकत प्रोफेसर अविनाश देख लेते हैं और अपनी सख्त आवाज में कहते हैं, आशी जिंदल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है और बार बार पीछे किसे देख रही हो। प्रोफेसर के मुंह से अपना नाम सुनकर वो डर कर खड़ी हो जाती है और अपना चेहरा झुकाकर मासूमियत से कहती है, सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। उसके गलती मान लेने पर प्रोफेसर शांत हो जाते हैं, फिर भी वो उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाले थे। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ आओ और बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैंने अभी सबको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का नाम सुनकर ही आशी की हालत पतली हो गई, क्योंकि आज से पहले ऐसी सिचुएशन में रितिका उसकी मदद कर देती थी, चाहे सिर्फ ये उसकी मॉम की वजह से ही। लेकिन अभी वो शिखा के साथ बैठी थी जिससे खुद भी एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था और आशी उसने भी कोशिश नहीं की थी। खड़ी क्या हो, आओ और इसे सॉल्व करो। आशी ने अपना सर हिलाया और हिम्मत करके बोर्ड के पास चली गई। उसने माकर उठाया और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सॉल्व करने की कोशिश करने लगी। वही राध्या उसकी हालत पर हंस रही थी। वो धीरे से रितिका से बोली, अब आएगा मज़ा। ये खुद को बहुत होशियार समझती है, जबकि हर बार तुम्हारे पढ़ाने पर ही ये अच्छा स्कोर करती थी, जिसकी वजह से तुम अपना रिवीजन भी नहीं कर पाती थी, फिर भी तुम टॉप 5 के अंदर स्कोर कर ही लेती हो। रितिका को याद आता है कि उसे सिर्फ ब्यूटी प्रायोरिटी में ही नहीं बल्कि टैलेंट में भी दबाने की कोशिश की गई थी। क्या सच में वो रितिका की माँ है? लेकिन नॉवेल में साफ था कि वही उसकी रियल मदर है और उनके बिहेवियर का रीजन कोई दूसरा है। वही आशी ने जैसे तैसे एक आंसर निकाल दिया था। सभी बच्चे बोर्ड पर देख रहे थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उधर जब प्रोफेसर अविनाश ने सॉल्यूशन देखा तो उनका सर ही चकरा गया। उन्होंने आशी को अजीब ढंग से देखा और बोले, क्या तुम ठीक हो? क्या आज के दिन अपना दिमाग घर पर छोड़ आए हो? ये सुनकर सभी बच्चे आशी पर हंसने लगते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल गुस्से से उन्हें देखते हैं तो शांत हो जाते हैं। सबसे तेज तो राध्या हंस रही थी। आशी की आंखों में आंसू आ गए थे अपनी बेइज्जती होता देखा। वो रोते हुए मासूमियत से बोली, सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं पा रही हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा और जाने का इशारा कर दिया। आशी भी अब और यहाँ रुकना नहीं चाहती थी। उसने अपना बैग लिया और रोते रोते हुए क्लास से चली गई। वही उसे जाता देख राध्या का मुंह बन गया और वो बोली, क्या सिली बहाना था। रितिका ने कुछ नहीं कहा। उसने आशी को जाते देख डेविल स्माइल की और बोली, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। उद्धरण चिन्ह। मिशा को आखिर क्यों बुरा लग रहा है अक्ष और रितिका को साथ देखकर? क्या बिना रितिका के सहारे आशी अपनी बनाई इमेज बर्बाद कर लेगी? आशी बहाना बनाकर भाग गई थी, लेकिन स्टूडेंट्स मन ही मन उस पर हंस रहे थे। प्रोफेसर ने शिखा को देखा तो उसने घबराकर अपना सिर नीचे कर लिया। उसे डर था कहीं अब उसका नंबर ना आ जाए। आशी की बेइज्जती देखकर तो उसे अपने लिए भी डर लगने लगा था, लेकिन आज वो बच गई। रितिका तुम आओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, प्रोफेसर अविनाश ने उसे देखकर कहा। राध्या ने रितिका की नोटबुक देखी जो खाली थी, जिसका साफ मतलब था उसने एक भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश भी नहीं की थी। अब उसे अपनी दोस्त के लिए डर लगने लगा। वो उसे अपनी नोटबुक दिखाती जिसमें उसने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, लेकिन तब तक रितिका उठी और बिना किसी भाव के सीधा बोर्ड के पास चली गई। उसने माकर उठाया और लिखना शुरू कर दिया। उसका ऑरा ठंडा था जो उसे पूरी क्लास में सबसे अलग दिखा रहा था। प्रोफेसर अविनाश जानते थे कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करती थी, लेकिन कुछ सालों से उसका रिजल्ट एवरेज रहता था। हाँ, वो हमेशा टॉप 5 में रही थी, लेकिन उन्हें उससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि वो रितिका को उसके स्कूल टाइम से जानते थे। वो तब वहाँ टीचर थे और रितिका उनकी फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी।
स्कूल में वो मैथ्स पढ़ाया करते थे जो सबको बोरिंग लगती थी लेकिन रितिका के लिए मज़ेदार थी। सभी स्टूडेंट सामने ही देख रहे थे। रितिका की स्पीड अमेजिंग थी और राइटिंग तो बहुत ही अच्छी। इससे पहले भी प्रोफेसर उसे बुलाते थे और उसने सॉल्यूशन भी दिए थे लेकिन हर बार वो गंदी राइटिंग और कई गलतियां करती थी लेकिन लास्ट में आंसर निकाल देती थी। मिशा जो इस क्लास में हमेशा टॉप करती थी उसकी तीखी नज़रें रितिका पर टिकी हुई थी। पहले वो दूसरे नंबर पर ही रहती थी क्योंकि पहला नंबर रितिका का ही होता था लेकिन जब से आशी आई थी उसे सुपीरियर फील होने लगा था क्योंकि तब से रितिका का रिजल्ट डाउन जाने लगा था। उसे नंबर 1 पोजीशन मिल चुकी थी लेकिन फिर से उसे उसके अंदाज में वापस आता देखकर अब उसे डर लग रहा था कहीं उसकी जगह फिर से छिन ना जाए। अब उसे और भी मेहनत करनी पड़ेगी, यही सोचकर उसने खुद को शांत किया। रितिका ने भी लिखना बंद कर दिया था। उसने मार्कर टेबल पर रखा और प्रोफेसर को देखने लगी, जो अपनी आंखों में चमक लिए सॉल्यूशन को देख रहे थे। रितिका ने एक नहीं बल्कि 3 सॉल्यूशन निकाले थे, वो भी अलग अलग मेथड से। वेल डॉन, उन्होंने खुशी से कहा। प्रोफेसर क्या मैं अपनी जगह पर जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। उनकी आंखों में खुशी थी कि आज वो इतने टाइम बाद अपनी उसी स्टार स्टूडेंट को देख रहे थे जिसने उन्हें हमेशा गर्व फील करवाया था। रितिका के बैठने के बाद वो सबको तीनों मेथड एक्सप्लेन करने लगे। वहाँ सबसे सिंपल मेथड भी था लेकिन उसमें स्टेप कम थे लेकिन आंसर चेक करने के लिए बहुत बढ़िया था। सभी क्लासमेट रितिका को चमकती आंखों से देख रहे थे और उसकी तारीफ फिर कर रहे थे। सिर्फ कुछ चेहरे ऐसे थे जो जलन और गुस्से से भरे थे। ऐसे ही एक के बाद एक पूरे 3 लेक्चर हुए, उसके बाद उनका ऑफ था। आज उनका फर्स्ट डे था इसलिए उन्हें 3 लेक्चर ही अटेंड करने पड़े थे। रितिका और राध्या अपने बैग लिए जैसे ही बाहर निकले तो क्लास के सामने ही 3 हैंडसम लड़के खड़े थे। उन तीनों को देखकर क्लास की लड़कियां वहां भीड़ लगाकर उनके बारे में गपशप कर रही थी। रितिका और राध्या उनके बीच से निकले और हर्षित, सारांश, अक्ष के पास चले गए। अक्ष अपने लुक्स को छुपाने के लिए स्पेक्स और माथे को बालों से छुपा के रखता था और उसके कपड़े भी नॉर्मल ही होते थे लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव थी जो छुपाए भी नहीं छुपती थी। हर्षित ने रितिका से बैग लिया और अपने कंधे पर टांग। उसने भी कुछ नहीं बोला। उसकी नज़र अक्ष पर गई जो उसे ही देख रहा था, फिर उसने अपनी नज़रें फेर ली और सबके साथ आगे चली गई। अक्ष भी उसके पीछे चलने लगा। वो जाते हुए उन लड़कों को घूर रहा था जो उसकी रितिका को निहारने में व्यस्त थे। उसकी निगाहें इतनी ठंडी थी कि सभी लड़के डर गए और नीचे फर्श को घूरने लगे। मिशा, दिव्या और शिखा उन्हें जाते हुए बस देखती रह गई। विवान और ध्रुव जो लास्ट बेंच कर बैठे थे उनके पास आ गए और विवान दिव्या से बोला, चलो भाई हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। जिसके बाद वो भी चले गए। कॉलेज के बाहर राध्या को लेने ड्राइवर आया था इसलिए वो सबको बाय करके चली गई। वही सारांश कार लेने चला गया। रितिका के साथ इस वक्त अक्ष और हर्षित थे जो कुछ बातें कर रहे थे। वो शांत खड़ी रोड पर चलती गाड़ियों को देख रही थी। तभी एक बड़ी हथेली ने उसका हाथ पकड़ लिया। रितिका ने अपने हाथ को देखा, फिर अक्ष को जो अभी भी नॉर्मली हर्षित से बार कर रहा था और उसने उसका हाथ ऐसे पकड़ा था जैसे वो कई सालों से रिलेशनशिप में हो। उसने सिर हिलाया और उस हाथ को नहीं झटका। उसका ये एक्शन साफ बता रहा था कि उसके दिल के दरवाजे अक्ष के लिए खुले हैं। उसे नॉर्मल देखकर अक्ष की आंखें चमक उठी और उसने मजबूती लेकिन बहुत प्यार से उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस दी, ये सोचकर कि अब रितिका का हाथ पकड़ने का हक उसे मिल गया है। अक्ष के लिए ये फीलिंग बहुत खास थी। तभी सारांश कार ले आया और वो सभी उसमें बैठकर साइट विजिट करके चले गए। अधिक की कार उनसे ज़्यादा दूर नहीं थी, वो उनकी जाती कार को देख रहा था। इस वक्त उसके साथ शुभ भी था। ये अक्ष इनके साथ कहाँ जा रहा है? शुभ ने कन्फ्यूजन से पूछा। अधिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने ग्लासेस पहने और कार स्टार्ट कर दी। इग्नोर होने के बाद शुभ ने आगे कोई सवाल नहीं किया। तब तक दिव्या, विवान और ध्रुव भी आकर कार में बैठ चुके थे। दिव्या का मूड ऑफ था। विवान और ध्रुव नॉर्मल है। शुभ ने जब अपनी बहन को कहीं खोया देखा तो पूछा, क्लास में कुछ हुआ क्या को तुम इतनी सैड लग रही हो? दिव्या जिसका सिर झुका हुआ था उसने उठाया और बोली, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ लेकिन आशी। इतना कहकर वो चुप हो गई और अपने बड़े भाई को देखने लगी जिनके एक्सप्रेशन हल्के से भी नहीं बदले। आशी का नाम आते ही अब शुभ भी शांत बैठ गया और कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जान गया था कि उसके भाई को अभी कोई फालतू बात नहीं सुननी। अधिक ने कार स्टार्ट की और उनकी कार धूल उड़ाते हुए चली गई। वही रितिका की कार में वो बैक सीट पर बैठी थी और फ़ोन पर उस जगह के आसपास की लोकेशन देख रही थी।
उसके साथ अक्ष बैठा था जो चुपचाप उसे काम करते देख रहा था। उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया था। उनका रिश्ता काफ़ी कॉम्प्लिकेट था क्योंकि आज ही सच बाहर आया और एकदम से उसे अपने दिल की बात कहना या किसी रिश्ते में आना अभी सही समय नहीं था। तभी सारांश पूछता है, रितिका तुम उस जमीन को क्यों देखना चाहती हो? क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? जिस पर रितिका बिना सर उठाए बोली, मैंने उस जगह के बारे में कुछ सुना है। आपने शायद लोकल वेंडर्स से पूछताछ नहीं की है, अगर करते तो आपको भी उस इलाके में कुछ अजीब लगता। तुम्हारा कहने का मतलब है कि वहाँ सच में गड़बड़ है? हर्षित एकदम से बोला। उसे तो लगा था कि उसकी बहन को लोकेशन पसंद नहीं आ रही है इसलिए उसने ऐसा कहा है। रितिका ने एक गहरी सांस ली और अपने हर्षित भाई को देखा जो बहुत शौक लग रहा था। मैं पक्का नहीं कह सकती लेकिन मुझे शक है इसलिए हम वहाँ देखने जा रहे हैं बिना वहाँ के मालिक को बताए। अब वो उन्हें कैसे बताती कि कोई उन्हें फ्रेम करने के लिए वो जगह ऑफर कर रहा है? वो लैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद किसी ने कोई सवाल नहीं किया। अक्ष शांत था लेकिन वो रितिका के हर एक एक्सप्रेशन को गहराई से देख रहा था। वो ये भी समझ रहा था कि रितिका जानती है कि वह क्या गड़बड़ है, लेकिन जब वो खुलकर नहीं बताना चाहती तो वो ऐसा दिखाएगा जैसे उसे कुछ नहीं पता। जिंदल मैंशन। आशी जब से कॉलेज से आई थी रो रही थी। उसने रो रोकर अपनी हालत खराब कर ली और वो बेहोश हो गई। स्नेहा जी और रिद्धि जी घबरा गई क्योंकि आशी जब मिली थी तब से उसकी हालत बहुत नाजुक रहती थी। वो जल्दी पैनिक कर देती है और अपनी तबीयत खराब कर लेती थी, इसलिए भी स्नेहा जी उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी। अपनी बेटी को फिर से बेहोश देखकर उन्होंने जल्दी से राघव जी को कॉल किया और उन्हें सारी सिचुएशन बताई। तब तक रिद्धि जी ने उनके फैमिली डॉक्टर को भी बुला लिया था। करीब आधे घंटे में डॉक्टर आ गए, आशी को चेक करने लगे। थोड़ी देर ही हुई थी कि बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। आशी को अभी भी वही सोफे पर लिटाया गया था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी डॉक्टर ने सीरियस होकर कहा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस और पैनिक की वजह से बेहोश हो गई है। लेकिन ये अच्छा साइन नहीं है। जितना हो सके आपको इन्हें स्ट्रेस से दूर रखना होगा, नहीं तो ये डिप्रेशन में भी जा सकती है। राघव जी और अभिनव भी साथ ही आए थे और उन्होंने भी डॉक्टर की बातें सुन ली थी और अब उन्हें टेंशन होने लगी थी। वही साधना दादी ने अजीब तरह से डॉक्टर को देखा और सोचा, इस सफ़ेद कोट वाले को कहाँ से ये डिप्रेशन में जाने वाली लगती है। इसका ड्रामा देखकर कहीं मैं ही चिढ़ और गुस्से से ना गुजर जाऊं। दूसरी तरफ सारांश ने कार एक खाली जगह पर रोकी जहां की जमीन हरी भरी लग रही थी। सभी कार से निकले और आसपास की जगह को देखने लगे। रितिका ने भी एक सरसरी नज़र चारों तरफ घुमाई। वो देखना चाहती थी कि कोई आसपास है कि नहीं, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखा। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे लेकिन बारिश का मौसम था इसलिए धूप नहीं निकली थी। भाई, क्या यही प्लॉट है जिस पर आप रिजॉर्ट और वाटर पार्क बनाना चाहते हो? रितिका के सवाल पर सारांश ने उस एरिया को देखते हुए कहा, हाँ, ये पूरी जगह हम खरीदने की सोच रहे हैं जिससे यहाँ रिजॉर्ट और पार्क के साथ कुछ कॉम्प्लेक्स भी बनाए जाए जिनमें कई दुकानें होंगी और ज़रूरत का सामान बेचा जाएगा। रितिका ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। उसकी नज़र ज़मीन पर थी। उसे याद था कि नॉवेल में इस जगह का रहस्य रिजॉर्ट बनने के बाद खुला था। पहले तो ये फ़ायदा लेकर आया लेकिन धीरे धीरे लोग गायब होने लगे और आखिर में एक भयानक सच्चाई सामने आई जो कि इस ज़मीन के अंदर की था। जो असली गुनहगार थे वो भाग निकले और इन सब का मास्टरमाइंड कभी सामने नहीं आया, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से उसके नाना जी की खुराना इंडस्ट्रीज को बहुत कुछ फेस करना पड़ा और आखिर सबूत उसके सारांश भाई के खिलाफ निकले और उन्हें बिना किसी गलती के सज़ा सुना दी गई। लेकिन कुछ ही महीने में सारा सच इंटरनेट पर वायरल हो गया था जिसकी वजह से केस रीओपन हुआ और उसके सारांश भाई 1 महीने के बाद बाहर आ गए, लेकिन वो पहले जैसे हंसमुख नहीं रहे थे बल्कि चुप रहने लगे थे। उसके बाद खुराना फैमिली मुंबई में नहीं रुकी थी, वो अपने बेटे को लेकर अब्रॉड ही शिफ्ट हो गए थे। इन सब बारे में सोचते हुए रितिका की बोहें सिकुड़ गई। ऐसा क्यों लगता है जैसे ये सब उस रितिका की वजह से हुआ था? जो भी उसका सपोर्ट करते थे धीरे धीरे उन्हें तकलीफ दी गई और आखिर में उन्हें उससे अलग कर दिया। उसकी आंखों में गहराई थी और ये बात काफ़ी हद तक सच लग रही थी क्योंकि रक्षित हर्षित को बचाते हुए कोमा में जा चुका था और हर्षित का सारा ध्यान अपने बड़े भाई पर रहता था। पहले रक्षित भाई, फिर सारांश भाई और आखिर में उसके हर्षित भाई के साथ भी कम बुरा नहीं हुआ था बल्कि सबसे ज़्यादा बुरा उनके साथ हुआ था। ये सोचते हुए रितिका की आंखें ठंडक से चमक उठी। प्रिंसेस, हर्षित के हिलाने से वो अपने विचारों से बाहर निकली। प्रिंसेस, क्या सोच रही हो?
क्या अब भी तुम्हें ये जगह देखने से सही नहीं लग रही है? सारांश ने उसके पास आकर पूछा। भाई, जमीन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ घूमकर देखना चाहती हूँ कि जैसा हमारी नज़रों के सामने है वैसा ही है या इस हरियाली के पीछे कुछ छुपा है। उसकी बातें सारांश और हर्षित को कंफ्यूज कर रही थी, लेकिन अक्ष को समझ आ रही थी क्योंकि उसे भी अब कुछ गड़बड़ लगने लगी थी। शहर से बाहरी इलाके में इतनी अच्छी जमीन जैसे इसे खासकर तैयार किया गया हो। वो जानता था, दिखने में हर अच्छी चीज़ हमेशा अच्छी नहीं होती। उसने रितिका के पास आकर कहा, जगह बहुत बड़ी है, मुझे लगता है हमें अलग अलग दिशा में जाकर जमीन को बारीकी से देखना चाहिए। अक्ष की बात पर रितिका ने सिर हिला दिया और अपने दोनों भाइयों से बोली, आप दोनों आगे का पूरा हिस्सा अच्छे से देखो। अगर कोई अजीब चीज़ या स्मेल आती है तो हम मिट्टी को टेस्ट करवा सकते हैं। रितिका ने उन्हें बातों में ही बता दिया था कि मिट्टी पर खास ध्यान रखना है, ना कि पेड़ पौधों पर। सारांश और हर्षित दोनों ने चुपचाप उसकी बात मान ली। अब वो दोनों भी सीरियस हो गए थे। अगर उनकी बहन तसल्ली करना चाहती है तो उन्हें क्या दिक्कत है, और अच्छा ही है, डबल बार चेक हो जाएगा। उसके बाद रितिका ने अक्ष का देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। भले ही उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अक्ष उसका इशारा समझ गया। कम से कम अब उन्हें कुछ समय अकेले तो मिलेगा, ये सोचते हुए वो भी रितिका के पीछे चला गया। रितिका का ध्यान जमीन पर था। कल रात बारिश हुई थी, इसलिए जमीन में नमी थी और मिट्टी की खुशबू आ रही थी। मौसम अच्छा था, इसलिए आसपास का माहौल भी शांत और सुकून भरा नजर आ रहा था। लेकिन रितिका गंभीर थी और वो उस प्लॉट के बीच से अंदर की दिशा में बढ़ती जा रही थी। उसे बारीकी से पता नहीं था, लेकिन उसने पढ़ा था कि रिजॉर्ट बनने के बाद उसके पीछे के हिस्से में गड़बड़ थी। पूरा एरिया कई एकड़ का था। जिस जगह रितिका बढ़ रही थी वो बीच का हिस्सा था जहां रिजॉर्ट बनाया गया था और वाटर पार्क उसके बगल में था। वो तब तक चलती रही जब तक उसे प्लॉट का छोर नहीं नजर आने लगा। जब वो अंत तक आ गई तो उसे घने पेड़ नजर आए जो काफ़ी बड़े थे। वहाँ की घास भी बड़ी थी, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि वहाँ एक ही पेड़ था उन घास के बीच। रितिका के रुकते ही अक्ष, जो उसके पीछे पीछे सर्च करते आ रहा था, उसके एक्सप्रेशन भी कुछ ठीक नहीं थे। जो मिट्टी की खुशबू उन्हें पहले आ रही थी, यहाँ उसकी जगह अजीब सी स्मेल थी, जैसे किसी केमिकल की। उसने भी पेड़ पौधे नोटिस किया और हैरान हो गया। वो हैरान था कि इतनी हरियाली होने के बाद भी यहाँ से फ्रेश हवा और मिट्टी पौधों की खुशबू नहीं आ रही, बल्कि एक अजीब सी हल्की बदबू है जिसे हर कोई नोटिस नहीं कर सकता, सिवाय वो जिसे ये स्माइल जानी पहचानी ना लगे। उसी वक्त रितिका पलटी और उसकी नज़रें अक्ष से मिली। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जैसे एक दूसरे से मन ही मन कोई सवाल कर रहे हो। अक्ष ने आखिरकार चुप्पी तोड़कर कहा, क्या तुम्हें शक है कि जमीन के अंदर कुछ है? रितिका ने बस पलकें झपका दी और दोबारा मुड़कर उस पेड़ के पास आए और बोली, मुझे यहाँ अजीब सी घुटन हो रही है, जैसे एकदम से मौसम बदल गया हो। ये स्मेल ऐसी जैसी। कहते कहते वो रुक गई। जैसे वो केमिकल जिसे डेड बॉडी पर यूज़ किया जाता है, जिससे उसकी सड़ने के स्मेल ना आए। हाँ, ये स्मेल कुछ ऐसी ही है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। रितिका ने जैसे ही ये कहा, अक्ष ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और किसी को मैसेज भेज दिया। रितिका ने भी उसकी हरकत नोटिस की और पूछा, तुमने किसे बुलाया है? अक्ष ने रितिका का हाथ पकड़ा और उसे उस जगह से थोड़ा दूर लेकर आया। मैंने वैभव को बुलाया है, खुदाई के सामान के साथ। अब हमें उस बदबू का कारण जानना है, तो ढकी पत्ते तो हटानी पड़ेगी। रितिका ने सिर हिलाया और बोली, तुम मेरे बिना कहे ही कैसे समझ जाते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ या मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? अक्ष ने जब उसे इतनी डायरेक्ट बात करते देखा तो उसे अच्छा लगा। वो प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, तुम इस सवाल का जवाब जानती हो, फिर भी मैं अब से खुद को रोकूंगा नहीं। 2 साल पहले मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि मैं अपने रहते तुम्हें कैसे जाने देता, फिर चाहे मुझे खुद को भी क्यों ना मिटाना पड़ता। उसके ये बोलते ही रितिका का दिल जोर जोर से शोर करने लगा और उसका हाथ अक्ष के लबों पर चला गया। किसी ऐसी लड़की के लिए जिसे पता ही नहीं कि कोई उसे इतना चाहता है, क्या उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाना बेवकूफ़ी नहीं है? अक्ष मुस्कुराया और धीरे से रितिका के उस हाथ को उसने चूम लिया जो अभी भी उसके होठों पर रखा हुआ था। अपनी हथेली पर गर्माहट महसूस करके रितिका ने झट से अपना हाथ उसके होठों से हटा दिया और उसे घूरने लगी। लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो अक्ष की उस हरकत से उसके कान और गाल हल्के लाल होने लगे थे। अक्ष उसे शर्माता देख मुस्कुराता और दीवानगी से बोला, अगर तुम्हारी सांसें रुकती तो मैं जी कर क्या करता, इसलिए उस पल सोचा कि साथ जीना ना सही मर ही जाते हैं।
उसके कहे शब्द सपाट थे लेकिन रितिका उसकी आंखों में अपने लिए प्यार, जुनून और दीवानगी देख पा रही थी। वो बातों में माहिर नहीं था बल्कि बातों से ज्यादा उसने करके दिखाया था। तभी रितिका ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर अक्ष के भाव कठोर हो गए और उसकी आंखों में ठंडक छाने लगी। क्या होता अगर अधिक मुझसे सगाई नहीं तोड़ता और आगे जाकर शादी कर लेता, तो क्या तुम मुझे दोष देते? अगर ये सच्चाई मुझे पता ही नहीं चलती और मैं तुम्हारे प्यार को ठुकराकर उसके पास चली जाती तो? रितिका ये सवाल करना चाहती थी क्योंकि नॉवेल में ऐसा ही हुआ था। अक्ष ने उससे अपने दिल की बात कही थी और उसने ठुकरा दिया था। उसके बाद वो जैसे गायब हो गया था। रितिका का दिल डर से भरा था कि उसका जवाब वैसा ना हो जैसा वो सोच रही थी। तो क्या जवाब देगा अक्ष? आखिर रितिका ने ऐसा सवाल क्यों किया? क्या राज छुपा है उस जमीन के नीचे? क्या रितिका सारांश को फंसने से बचा पाएगी? तभी रितिका ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर अक्ष के भाव कठोर हो गए और उसकी आंखों में ठंडक छाने लगी। क्या होता अगर अधिक मुझसे सगाई नहीं तोड़ता और आगे जाकर शादी कर लेता, तो क्या तुम मुझे दोष देते? अगर ये सच्चाई मुझे पता ही नहीं चलती और मैं तुम्हारे प्यार को ठुकराकर उसके पास चली जाती तो? रितिका ये सवाल करना चाहती थी क्योंकि नॉवेल में ऐसा ही हुआ था। अक्ष ने उससे अपने दिल की बात कही थी और उसने ठुकरा दिया था। उसके बाद वो जैसे गायब हो गया था। रितिका का दिल डर से भरा था कि उसका जवाब वैसा ना हो जैसा वो सोच रही थी। अब आगे अक्ष को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसके मुंह से फिर से अधिक का नाम सुनकर। वही उसका सवाल सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल को कोई मुट्ठी में दबा रहा हो। अक्ष ने गहरी गहरी 2-3 सांस भरी और अपनी लाल हो चुकी आंखों से उसे देखा। रितिका उसकी हालत देखकर तड़प उठी। उसका बस चलता तो वो अभी उसे अपने सीने से लगा लेती, लेकिन वो वही मजबूती से खड़ी रही। उसका जानना जरूरी था, नहीं तो कोई भी उसकी इस हालत का फायदा उठा सकता था। आखिरकार अक्ष ने कहा, अगर तुम मुझे ठुकरा देती तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आता, लेकिन जब तुम किसी और की हो जाती तो मेरी जिंदगी का मकसद ही क्या रहता? तुम मेरा सुकून हो। तुम्हें देखते ही मेरी सांसें थम गई थी, लेकिन तुम्हें खोने के बाद ये हमेशा के लिए सांस लेना छोड़ देगी। रितिका की आंखें भर आए और उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन चिल्लाए, इसका मतलब वो गायब नहीं हुआ था बल्कि उसने खुद की जिंदगी खत्म कर ली थी। रितिका का दिल दर्द कर रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि कोई प्यार में इतना पागल कैसे हो सकता है कि जिसे अपनी जिंदगी से ही प्यार ना हो। उसने अक्ष को देखा जो अब शांत लग रहा था और अपनी आंखों में ठंडक लिए उसे देख रहा था। अक्ष ने रितिका के बहते आंसू देखे और बोला, मैं पहले ऐसा करता, तुम ना मिलती तो मर जाता, लेकिन उस दिन मैं जिस रितिका से मिला उसके साथ मैं रहना चाहता हूँ जिंदगी भर के लिए। रितिका उसका ये जवान सुनकर अक्ष में खो गई और अपने कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आने लगी। लेकिन अक्ष ने उसके पास आने का इंतजार नहीं किया और खुद जाकर उसके सीने से लग गया। एक गर्म, प्यार भरा स्पर्श दोनों को महसूस हुआ। उनके शरीर में एक सिहरन सी उठी। वो गर्माहट उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आए। रितिका, जिसके हाथ अब भी नीचे थे, उसने उन्हें अक्ष की पीठ पर कस दिए और आंखें बंद करके उसके आगोश में समा गई। दोनों एक दूसरे की छुअन को महसूस करके शांत हो गए। अक्ष यही नहीं रुका, उसने अपना चेहरा रितिका की गर्दन में घुसाया और दूसरे हाथ से उसके बालों को हटाकर चूमने लगा। ये पहली बार था जब रितिका किसी लड़के के इतने करीब आई थी। वो कांप गई और उसकी पकड़ अक्ष पर और भी मजबूत हो गई। अक्ष के होठ किसी प्यासे की तरह रितिका की गोरी सुराहीदार गर्दन पर नाच रहे थे। उसकी सभी किस गहरी और गीली थी, जिससे रितिका की गर्दन अक्ष की लार से गीली हो गई थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उन्हें तब होश आया जब उन्हें दूर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी दोनों एक पेड़ के पीछे थे जिससे कोई उन्हें देख ना पाए। अक्ष, जो उसकी गर्दन से होठों को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन उसे रुकना पड़ा और वो रितिका से धीरे से अलग हुआ। प्रिंसेस, अक्ष, कहाँ हो तुम दोनों? अपने भाई की आवाज़ सुनकर रितिका हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपने बाल आगे किए जो उसकी गर्दन से चिपक गए, लेकिन अभी उसे इन सब बातों की फिक्र नहीं थी। वो उनके पास चली गई। वही अक्ष उसकी हालत पर मुस्कुराया और बोला, तुम पर मेरा असर ऐसा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। आज से ज़्यादा सुकून मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। कुछ देर बाद सभी उसी जगह थे जहां रितिका और अक्ष पहले आए थे। वैभव आ चुका था और वो खुद मिट्टी खोद रहा था। अब सारांश और हर्षित को भी कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि यहाँ केमिकल की बदबू थी और जैसे जैसे खुदाई हो रही थी ये बढ़ती ही जा रही थी। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद वैभव ने अकेले ही 10 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया।
वो जैसे ही आगे और खोदने वाला था तभी अक्ष ने उसे रोक दिया। सब उसे असमंजस में देखने लगे सिवाय रितिका के, जिसकी नज़र उस गड्ढे के अंदर देख रही थी। क्या हुआ, अब नहीं खोदना है? वैभव ने पूछा। जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे थे वो मिल चुकी है, ये कहकर अक्ष ने गड्ढे की तरफ इशारा किया। सबने वहां देखा तो पहले तो उन्हें नजर नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो हिल गए। वैभव तो डर कर उछल पड़ा। ये क्या है? यहाँ एक डेड बॉडी है। वैभव अपने सीने को थामे बोला। ये डेड बॉडी नहीं है बल्कि उसके हिस्से है, रितिका ने बिना भाव के कहा। भाई पुलिस को कॉल करिए, आगे का वो संभाल लेगी। हमारे लिए जो जानना जरूरी था वो जान लिया है, उसने कहा और वहां से थोड़ा दूर हो गई। सारांश ने भी बिना देर किए सीधा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब सभी पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बॉडी पार्ट्स को उठाने की जहमत नहीं उठाई। सब वहां से थोड़ा दूर आ गए जिससे उस बदबू से बच सके। उन्हें आए हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। अब सबको भूख भी लग रही थी। तभी सारांश बोला, रितिका तुम और अक्ष कार में जाकर बैठो, हम हैं यहाँ। वो अपनी बहन को ऐसे ही खड़े नहीं रहने दे सकता था, वैसे भी वो उसके लिए यहाँ तक आए। अब तो धूप भी निकल आई थी जिससे गर्मी बढ़ गई थी। वो चाहता था कि उसकी बहन कुछ देर गाड़ी में आराम कर ले, क्योंकि पुलिस को यहाँ आने में आधा घंटा तो लगने ही वाला था। भाई मैं ठीक हूँ, मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि कुछ घंटे खड़े रहने से थक जाऊंगी। सारांश अब कुछ नहीं कह सका। उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। सुबह जॉगिंग करते वक्त वो पीछे रह जाते थे, बस उसका बड़ा भाई रक्षित और रितिका ही एक दूसरे की बराबरी कर पाते थे। तभी हर्षित का फ़ोन बजा। उसने कॉलर आईडी देखा तो बोला, भाई का कॉल है। उसके बाद उसने तुरंत कॉल उठा लिया। उस हेलो बोलने से पहले ही दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। हर्षित ने सामने रास्ते को देखा और बोला, भाई हम कार के पास नहीं है, अंदर है। आप सीधा उस प्रॉपर्टी के अंदर चलते आओ। उसके कहते ही कॉल कट हो गया। क्या रक्षित भाई आ गए? रितिका ने पूछा। हाँ वो कार के पास आ गए हैं, और जब उन्हें हम नहीं दिखे तो पूछने के लिए कॉल किया था। रितिका ने बस सिर हिला दिया, क्योंकि ये ज़मीन बहुत फैली हुई थी और रितिका सबको बहुत अंदर लेकर आई थी, जो कि अंतभाग था उस एरिया का। उसके बाद से वहाँ पहाड़ी और जंगल शुरू होते थे। कुछ ही देर में रक्षित और उसका असिस्टेंट तेजस वहाँ पहुँच गए। तेजस के हाथ में एक छतरी और पानी की बोतल थी। रक्षित ने बोतल ली और रितिका को थमा दी। तेजस ने जल्दी से छाता खोला और अपनी मिस के ऊपर कर दिया। उसकी ये हरकत देखकर सब समझ गए कि ये उनके भाई की फिक्र है। लेकिन अक्ष को अच्छा नहीं लगा। उसने तेजस के हाथ से छाता लिया और खुद उसे पकड़कर रितिका के ऊपर छांव करके खड़ा हो गया। तेजस तो मुंह खोले देखता ही रह गया। उसने जल्दी से अपने बॉस को देखा जो मुस्कुरा रहे थे, तो उसने एक राहत की सांस ली और बाकी सबको भी पानी की बोतल दे दी। रितिका को सच में प्यास लग रही थी। उसने पानी पिया और अक्ष की तरफ बढ़ा दिया। अक्ष ने भी उसका झूठा पानी पी लिया। वो आज बहुत खुश था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका लकी डे है। वही हर्षित और सारांश ने रक्षित को शुरू से लेकर सब कुछ बता दिया था, जिसे सुनकर उसका चेहरा कठोर हो गया और आंखों में गुस्सा उतर आया। इस जमीन के मालिक ने हमें बहुत हल्के में ले लिया, इसलिए तो इतनी बड़ी चाल चल दी। एक ऐसी जमीन जो क्राइम सीन है उसे हमें बेचना चाहता था। उसे उठवा लो, उससे डील हम अपनी जगह पर करेंगे, रक्षित ने सर्द लहजे ऑर्डर देते हुए कहा। अपने बॉस का ऑर्डर सुनकर तेजस उन्हें फॉलो करने के लिए किसी को फ़ोन करने चला गया। तभी रक्षित रितिका से बोला, प्रिंसेस आपको भूख लगी होगी, आप अक्ष के साथ जाओ और लंच कर लो, हम इस मैटर को सॉल्व करके घर आ जाएंगे। भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे यहाँ एक लोकेशन दिखी है जो मुझे देखनी है। क्या मैं जा सकती हूँ? रितिका जो अनाथ थी, पिछले जन्म में उसे किसी की परमिशन लेने की आदत नहीं थी, लेकिन उसका ये बड़ा भाई उसे एक बाप की तरह प्रोटेक्ट करता था और केयर भी। अब उसे भी आदत होने लगी थी। रक्षित ने अक्ष को देखा और रितिका से कहा, तुम अक्ष के साथ जाओ और वहाँ से सीधा घर आ जाना। हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, रितिका ने कहा और वहाँ से अपनी कार की लेकर चली गई। उसके कुछ देर बाद ही पुलिस आ गई। किसी ने भी देरी करने की हिम्मत नहीं की, आखिर जिंदल फैमिली और रक्षित जिंदल से कौन नहीं डरता। पुलिस की टीम पहले से तैयार थी और उनके साथ एक फॉरेंसिक डॉक्टर भी था और उसका असिस्टेंट। जगह देखकर उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि यहाँ की ज़मीन में कोई बॉडी होगी, लेकिन जब सबने उस गड्ढे के अंदर देखा तो यकीन हो गया। इस केस के लिए कमिश्नर ने खुद आईपीएस ऑफिसर अंकित नेगी को अपॉइंट किया था, जो कुछ ही देर में आने वाले थे, क्योंकि वो कल ही अपने एक मिशन से लौटे थे।
उनकी टीम को पहले भेजा गया था जिससे वो छानबीन करे और रिपोर्ट बनाए आगे की सर्चिंग, और उस केस को ऑफिसर अंकित जी लीड करने वाले थे। यहाँ पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया था और वो वैभव से सामान लेकर सावधानी से आसपास की पित्ती हटाने लगे। दूसरी तरह रितिका अपनी कार में अक्ष के साथ थी। अक्ष पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था, इसलिए उसे मौका नहीं मिला। उसे पता था कि वो ठीक है, लेकिन अपने भयों और अक्ष की वजह से वो इतनी सावधानी से रह रही थी। तो बताई कौन सी लोकेशन देखनी है, अक्ष कार चलाते भाई पूछता है। रितिका ने उसे एक नाम बताया और उनकी कार हिल अपार्टमेंट के एरिया को छोड़कर उसके अपोजिट एरिया जो कुछ किलोमीटर दूर था वहां के रास्ते पर चल पड़ी। तुम ग्रीन वैली एरिया में सारांश के लिए जगह ढूंढना चाहती हो? हाँ, ये भी एक वजह है, रितिका ने बिना कुछ छिपाए साफ शब्दों में जवाब दिया। दूसरी वजह? अक्ष ने इंटरेस्ट के साथ पूछा। वहां जाकर पता चल जाएगा, रितिका ने यही कुछ शब्द कहे और कार की खिड़की के आसपास देखने लगी। अक्ष ने भी कोई बात नहीं की, बस होल से उसका एक हाथ पकड़ लिया और गियर पर रखकर ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। रितिका उसकी हरकत पर हल्का मुस्कुराई, फिर बिना कुछ बोले ऐसे ही सामने देखती रही। कुछ देर बाद उनकी कार ग्रीन वैली के खाली एरिया में पहुंच गई, जहां अक्ष कार से निकला और रितिका के लिए डोर खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसके एक स्माइल के साथ उसे देखा और अपना हाथ उसकी हथेली में रखकर बाहर आ गई। जैसे ही रितिका ने एरिया देखा तो उसकी नज़र सबसे पहले उस पहाड़ी पर गई जहां कई सारी जड़ी बूटियां लगी थी, जिसकी हल्की महक उसे साफ समझ आ रही थी। मैं इतनी दूर हूँ, फिर मुझे उन सड़ी जड़ी बूटियों की महक आ रही है, स्ट्रेंज। खुद से सवाल करते हुए वो आगे बढ़ी। जैसे ही दोनों उस एरिया के अंदर जाने की हुए, किसी की कड़क आवाज़ ने उन्हें वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। आखिर उस जमीन का राज है क्या? कौन है वो शख्स जिसने उन दोनों को रोका था? आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए ये कहानी। अक्ष और रितिका ने आवाज़ की दिशा में देखा तो वहाँ एक आदमी खड़ा था जो उन्हें कठोरता से देखते हुए आ रहा था। हम यहाँ प्रॉपर्टी देखने आए हैं, अक्ष ने बिना भाव के कहा। उस आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बना लिया। यहाँ कोई भी भिखारी घूमने के लिए ऐसे ही नहीं आ सकता, इसलिए जाओ यहाँ से, हम खाली नहीं बैठे हैं जो किसी को भी घुमाते फिरे। रितिका देख पा रही थी कि वो आदमी अक्ष को उसके सादे कपड़े और मामूली लुक की वजह से तिरस्कार की भावना से देख रहा है। उसकी मुट्ठी गुस्से से कस जाती है और वो आगे आकर अपनी सर्द आवाज में कहती है, क्या आपको सुनाई नहीं दिया कि मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी क्या कहा? हमें जगह खरीदनी है, इसलिए यहाँ देखने आए हैं। ये जगह कोई पार्क नहीं है जहाँ हम घूमने आएंगे। अक्ष जो गुस्से में था क्योंकि वो आदमी फालतू बकवास करके उनका टाइम वेस्ट कर रहा था। उसे सच में फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसे गरीब या भिखारी क्या समझता है। उसे बस रितिका से फर्क पड़ता था। लेकिन जब उसने रितिका के मुंह से अपने लिए बॉयफ्रेंड सुना तो उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो प्यार से उसे निहारने लगा। वही वो आदमी हैरानी से रितिका को देखता है, फिर अक्ष को, और खुद से ही मन में बोला, लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे लग गया? ये लड़की क्या पागल है जो इसने एवरेज दिखने वाले लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाया भी तो ठीक है, लेकिन गरीब, ये दोनों ही इस जगह को खरीद नहीं सकते, फिर भी शो ऑफ कर रहे हैं। रितिका ने भी सिंपल कपड़े पहने थे, इसलिए वो उसे भी गरीब समझ रहा था। वो आदमी तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया था। उसके हिसाब से तो महंगी ब्रांडेड ड्रेस, हील्स, ब्रांडेड पर्स, ऊपर से नीचे तक लग्जरी एसेसरीज और गाड़ी के साथ आने वाले लोग बहुत अमीर होते हैं। सादगी जैसा शब्द तो गरीब और मिडिल क्लास के लिए ही बना है। रितिका ने देखा कि ये आदमी बस उसे देखे जा रहा है और कुछ बोल नहीं रहा तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने अक्ष का हाथ पकड़ा और सीधे अंदर चली गई। उनके अंदर जाते ही वो आदमी होश में आया और चिल्लाया, ए लड़की, तुम ऐसे ही नहीं जा सकती, वापस आओ। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अगर तुम्हें देखनी है तो पहले हमारे सर से परमिशन लो। ये गार्डन नहीं है जो सबके लिए ओपन है। उस आदमी के शब्द वहाँ जैसे गूंज रहे थे। रितिका और अक्ष जब बाउंड्री के अंदर घुसे तो उन्होंने एक खाली जमीन देखी जहाँ ढेर सारा पेड़ पौधे लगे थे और पीछे के साइड खाली जगह थी। ये ग्रीन वैली एरिया था। रितिका ने देखा वहाँ अंदर ऑलरेडी 2 लोग हैं जो पूरा प्लॉट विजिट कर रहे हैं और उनके साथ उस बूढ़े आदमी जैसे कपड़े पहने एक आदमी है जो उन्हें शायद इस जगह के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। रितिका और अक्ष को रोकने वाले आदमी की बात उन्होंने ने भी सुन ली थी और वो उन दोनों को अजीब तरह से देख रहे थे, लेकिन उन दोनों को कहाँ किसी से फर्क पड़ता था। वो आगे बढ़ गए और रितिका जगह को देखने लगी। पीछे से वही आदमी आया और उन्हें ऐसे सब कुछ देखता देखकर दोबारा चिल्लाया,
मैंने कहा बाहर जाओ नहीं तो मुझे मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। उसकी धमकी सुनकर रितिका रुक गई। उसने अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपना माथा रगड़ा और पलट गई। जाओ बुलाओ पुलिस को, मैं भी देखती हूँ वो मुख पर क्या चार्ज लगाती है। जैसे ही उस आदमी की नज़र रितिका की नज़र से मिली वो घबरा गया और 2 कदम पीछे हट गया। उसी वक्त उसका साथी उसके पास आया और बोला, कमलेश क्या हुआ है और तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? और पुलिस की धमकी वो भी बस इसलिए कि वो जगह देखना चाहते हैं। कमलेश जो अभी रितिका से डरा हुआ था वो होश में आया और खुद को संभालते हुए बोला, संतोष ये दोनों जबरदस्ती अंदर घुस आए। मैंने रोका तो कहते हैं ये इस जगह को देखने आए हैं। जब इनकी औकात ही नहीं है तो खरीदेंगे क्या? इसका तो साफ मतलब है ये हमारा वक्त बर्बाद करने आए हैं। हमारा काम ये देखना नहीं है कि कौन खरीद सकता है और कौन नहीं। सभी पार्टी जो प्रॉपर्टी देखने आती है हमें उन्हें बिना भेदभाव के अटेंड करना है, यही हमारा काम है। उसकी बात सुनकर कमलेश का मुंह बिगड़ गया। तभी संतोष की नज़र उन पर पड़ी। उसने देखा कि लड़का और लड़की कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हैं और दोनों ने सिंपल कपड़े पहने हैं। लेकिन उसे लड़का और लड़की दोनों कहीं से भी गरीब नहीं लग रहे थे, बल्कि उनका प्रेजेंस और पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही थी। उसने फिर मुड़कर अपने साथी से कहा, ये कोई मॉल नहीं है जहां ये कुछ चोरी कर लेंगे। अगर इन्हें ये जगह देखनी है तो देखने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो इस जगह को खरीद पाएंगे या नहीं। उसकी बात सुनकर कमलेश गुस्से में आ गया और बोला, तुम तो कहोगे ही आखिर तुम्हें एक अच्छा खरीदार मिल गया है जिसके बाद तुम्हें मोटा कमीशन मिलेगा, और अब तुम चाहते हो कि मैं इन्हें अटेंड करूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। संतोष ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है तुम मेरी वाली पार्टी को अटेंड करो, मैं इनके पास हूँ। ये सुनकर कमलेश की आंखें चमक उठी और वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, ये कितना बेवकूफ़ है, इसने पैसे कमाने का इतना अच्छा मौका छोड़ दिया। मुझे क्या, इसे अपने उसूल निभाने हैं तो निभाए, मुझे तो पैसे से मतलब है। अब तो पैसा ही पैसा होगा। एक धूर्त मुस्कान लिए वो उस पार्टी के पास चला गया जो काफ़ी अमीर थी। वो 2 शख्स जिनमें जो इस जगह को खरीदने आए थे उनकी नज़र अक्ष पर ही थी, जो रितिका के पास खड़ा था। कमलेश उनके पास आया और चापलूसी भरी मुस्कान लिए बोला, सर मैडम आगे का एरिया अब मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी बात पर लड़ने ने सर हिला दिया। तभी उसके पास खड़ी लड़की बोली, वो दोनों क्या इस एरिया को खरीदने आए हैं? जिस पर कमलेश हंसकर बोला, अरे मैडम वो दोनों कोई आवारा लोग हैं जो शो ऑफ करने यहाँ आ गए हैं। मैंने उन्हें रोका तो जबरदस्ती अंदर घुस आए, अब मेरा साथी उन्हें इस जगह को दिखाने गया है। वो बहुत अनप्रोफेशनल है, उसे देखकर भी समझ नहीं आता कि कौन सच में खरीदने आया है और कौन बस टाइम पास करने। वो ये बात ऐसे कह रहा था जैसे वो सबसे ज़्यादा होशियार हो। लड़की को भी उसकी बात सही लगती है। वो अपने पास खड़े लड़के की बाह को गले लगाकर कहती है, प्रतीक क्या हमें हमारे ओल्ड क्लासमेट से नहीं मिलना चाहिए? ये कहते वक्त उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। प्रतीक जी अक्ष को घूर रहा था। उसने खुद से चिपकी लड़की को देखा और उसकी आंखों में छाई शरारत को पहचान गया। ठीक है बेबी, तुम कहती हो तो मिल लेते हैं। फिर दोनों अक्ष की तरफ जाने लगे। उनके पीछे पीछे लोकेश भी चला गया। वो हैरान था कि ये दोनों लोग उस जैसे किसी फटीचे को जानते हैं, लेकिन उनके हाव भाव देखकर वो समझ गया था कि ये दोनों भी बस मजे लेने जा रहे हैं। वही संतोष अक्ष और रितिका के पास आकर बहुत पोलाइटली माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी सर मैडम, आपको जो प्रॉब्लम हुई उसके लिए। चलिए मैं आपको इस जगह को दिखाता हूँ। रितिका और अक्ष को इस ब्रोकर का बिहेवियर पसंद आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सर हिलाकर उसके पीछे जगह देखने लगते हैं। मेन ग्रीन वैली का पूरा एरिया 2 एकड़ का है। उसके बाद जो जगह है वहाँ हेर्बोलॉजी बहुत पहले से बनी हुई है, वो भी हमारे ही एरिया में आती है। अगर आपको इस जगह को खरीदना है तो मिनिमम 20,000 स्क्वायर फीट आपको लेना होगा, और ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं। रितिका कुछ बोलने को होती है कि तभी एक तीखी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है, पहले ये तो पूछ लो कि क्या ये लोग इसका एक टुकड़ा भी अफोर्ड कर सकते हैं। इस आवाज़ को सुनकर सभी पीछे मुड़कर देखते हैं। रितिका जिसकी पीठ उन लोगों की तरफ थी, जैसे ही प्रतीक और उसके साथ वाली लड़की जिसने अभी तंज कसा था उनकी नज़र उस पर पड़ी तो देखते ही रह गए। रितिका का इतना स्टनिंग फेस और पर्सनैलिटी देखकर उस लड़की को जलन होने लगी। तभी उसकी नज़र अपने बॉयफ्रेंड पर गई जो एकटक सामने खड़ी लड़की में खोया हुआ था। ये देखकर उसकी जलन गुस्से में बदल गई और सामने खड़ी लड़की को घूरने लगी। वही अब रितिका का फालतू के ड्रामे से तंग आ चुकी थी। उसने कोल्डी उन दोनों को देखा और बोली,
हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं और क्या नहीं, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, सो शट योर माउथ। रितिका का जवाब सुनकर वो लड़की गुस्से से तमतमा गई और चिल्लाई, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस। उसके चिल्लाने पर प्रतीक होश में आता है और उस लड़की को शांत करते हुए कहता है, पल्लवी कूल डाउन। तुम मुझे शांत रहने को कह रहे हो प्रतीक? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या ये लड़की? उसकी बात पर प्रतीक ने रितिका को देखा और मन ही मन सोचा, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड होती। उसके एक्सप्रेशन अक्ष ने जैसे ही नोटिस किए उसकी आंखें कोल्ड हो गई और वो अपनी सख्त आवाज में रितिका की कमर में अपना हाथ डालकर उसके अपने करीब करके कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सिंपल से शब्द सबको शांत कर गए। रितिका ने अक्ष को देखा और मुस्कुराए। वही प्रतीक ने जब ये सुना तो वो शॉक हो गया। वही पल्लवी मजाक भरी नजरों से रितिका को देखती है और हंसते हुए कहती है, वाह अक्ष, तुम्हारे जैसे फटीचर की भी गर्लफ्रेंड है। वैसे तुम दोनों की जोड़ी एकदम सही है। रितिका उसके शब्द सुनकर गुस्सा नहीं होती बल्कि हल्की मुस्कान के साथ कहती है, जब तुम जैसी चुड़ैल का बॉयफ्रेंड हो सकता है तो हम तो फिर भी नॉर्मल इंसान है। उसका जवाब सुनकर पल्लवी की हंसी बंद हो जाती है, वही बाकी सबकी हंसी निकल जाती है। यहाँ तक कि प्रतीक खुद भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाता। पल्लवी उसे गुस्से से घूरती और चिल्लाने लगती है, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुड़ैल कहने की? ये कहकर वो जैसे ही रितिका पर हाथ उठाने को होती है कि तभी अक्ष सामने आ जाता है और उसके हाथ को पकड़कर पूरी ताकत से झटक देता है, जिससे वो लड़खड़ा जाती है। हो गया तुम्हारा, तो अब अपनी गर्लफ्रेंड को लो और निकलो यहाँ से, वो प्रतीक को देखकर गुस्से से कहता है। अभी भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई ना? स्कूल में भी तुम फालतू के एटीट्यूड में रहते थे। प्रतीक को उसकी तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अकड़ और एटीट्यूड तो होगा ही, जब मेरा बॉयफ्रेंड अमीर फैमिली के बच्चों के अपने पेरेंट्स के पैसे उड़ाने के टाइम पर खुद मेहनत करके पैसे कमाता था, रितिका ने बहुत ही गर्व से कहा। प्रतीक का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया क्योंकि वो अभी भी अपने डैड के पैसे उड़ाता था। तुम ऐसा अपने बॉयफ्रेंड को डिफेंड करने के लिए तो कहोगी ही ना, वैसे भी उसका कोई परिवार नहीं है तो सिंपल सी बात है, उसे तो काम करना ही था। पल्लवी अपना हाथ पकड़े गुस्से से प्रतीक के बदले जवाब देती है। रितिका का अब दिमाग खराब हो रहा था। उसके पास टाइम नहीं था लेकिन कोई ना कोई उनका टाइम वेस्ट करने आ ही जाता था। तो तुम्हें भी क्या हक है किसी को फटीचर कहने का जो खुद कमाकर ईमानदारी से खा रहा है? उसने तुमसे भीख तो नहीं मांगी ना? तुम मेरे बॉयफ्रेंड को फटीचर बोलो क्योंकि वो अमीर फैमिली से बिलोंग नहीं करता, और मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अयाश भी नहीं कह सकता जो अपने बाप के पैसे पर सबको दबाता है। अब हमारा रास्ता छोड़ो क्योंकि हमारे पास और वक्त नहीं है बहस करने का, क्योंकि हमें मेहनत करने की आदत है, टाइम वेस्ट करने की नहीं। वही उसकी बात सुनकर प्रतीक का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो जबरदस्ती उनका रास्ता रोके हुए है। और ये सच भी था। पल्लवी कुछ कहती उससे पहले ही रितिका ने अपना हाथ दिखाकर रोक दिया। हम तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है तो कृपा करके जिस काम के लिए आए हो वो करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस बार उसने लगभग धमकी देते हुए कहा और अक्ष का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। पल्लवी अपने दांत मिसमिसा कर रह गई। प्रतीक ने उसका हाथ खींचा और बोला, अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी तो चुपचाप चलो। प्रतीक, तुम कुछ नहीं करोगे? देखा नहीं वो लड़की, उसमें कितना घमंड है और उसने हमारी भी कितनी बेइज्जती की। शांत हो जाओ, हम हमारी बेइज्जती का बदला सही टाइम पर लेंगे। अब देखते हैं ये इस जगह को ना खरीदने का क्या बहाना बनाएंगे। उसका जवाब सुनकर अब पल्लवी भी शांत हो जाती है। तभी काफ़ी देर से शांत खड़ा उनकी बात सुन रहा कमलेश कहता है, हाँ मैडम, आप भी यही हो और वो भी। जैसे ही उन्होंने बहाने बनाए या बजट पर कुछ कहा तब आपके पास मौका होगा उन्हें नीचा दिखाने का। नीचा दिखाने वाली बात सुनकर पल्लवी को बहुत अच्छा लगने लगा। उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया। फिर वो भी विजिट करने लगे। आधे घंटे के एरिया के टूर के बाद वो सभी ग्रीन वैली प्रॉपर्टी के ऑफिस में आ चुके थे। संतोष डॉक्यूमेंट्स लेकर रितिका और अक्ष के पास आया और बोला, मिस, पेपर्स रेडी है, आपके भाई कब आ रहे हैं? बस 10 मिनट में वो यही आने वाले हैं, उसके बाद हम प्रोसेस पूरी कर लेंगे। प्रतीक, पल्लवी के साथ दूसरा ब्रोकर कमलेश भी खड़ा था। उन तीनों का ध्यान वही था। जैसे ही पल्लवी ने उनकी बात सुनी तो हंसते हुए तेज आवाज में बोली, आजकल लोग कितना शो ऑफ करते हैं। मतलब खुद पर पैसे नहीं है तो ये बोल दो कि मेरा रिश्तेदार आएगा पैसे भरने, या थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद कौन सा बहाना होगा? उसने प्रतीक से सवाल करते हुए बनावटी ढंग से पूछा।
जिस पर वो भी हंसते हुए बोला, यही कि कोई इमरजेंसी हो गई है, वो कल आएंगे, प्रोसेस को आगे बढ़ाने, फिर आएंगे ही नहीं। संतोष को उनका ऐसे मजाक उड़ाना चाहता नहीं लगता और वो शांत लहजे में कहता है, सर मैडम आप दूसरों के मैटर में फोकस मत कीजिए और अपनी प्राइसेस स्टार्ट करो। उसकी बात सुनकर दोनों शांत हो गए। वही कमलेश उन्हें चमकती आंखों से देखने लगा। उसे तो उनकी जगह पैसा नजर आ रहा था जिसमें वो खेल रहा है। उसने अपना सर झटका और बोला, बताइए सर आप कितनी प्रॉपर्टी लेना चाहते हो? मिस्टर कमलेश, पहले हमें अपने इंजीनियर को अपने साथ लाना होगा जो देख सके कि ये जगह सही है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या नहीं। ये सुनकर कमलेश की हंसी और आंखों की चमक डिम हो गई, फिर भी उसने नकली मुस्कान लिए ठीक है कहा। वही 10 मिनट बाद जब कोई नहीं आया तो पल्लवी रितिका पर हंसते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती अमीर बनने का नाटक करते हुए? साफ है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है, तुम भी अपने बॉयफ्रेंड की तरह फटीचर हो। तुमने किसे फटीचर कहा? पीछे से एक सख्त आवाज आए और उस छोटे से ऑफिस में सन्नाटा पसर गया। क्या रितिका पल्लवी को सबक सिखाएगी या उसे इग्नोर कर देगी? आखिर रितिका ने उस जगह पर क्यों आई है? राघव जिंदल का रितिका के चरित्र पर सवाल उठाना। मिस्टर कमलेश, पहले हमें अपने इंजीनियर को अपने साथ लाना होगा जो देख सके कि ये जगह सही है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए या नहीं। ये सुनकर कमलेश की हंसी और आंखों की चमक डिम हो गई, फिर भी उसने नकली मुस्कान लिए ठीक है कहा। वही 10 मिनट बाद जब कोई नहीं आया तो पल्लवी रितिका पर हंसते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती अमीर बनने का नाटक करते हुए? साफ है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है, तुम भी अपने बॉयफ्रेंड की तरह फटीचर हो। तुमने किसे फटीचर कहा? पीछे से एक सख्त आवाज आए और उस छोटे से ऑफिस में सन्नाटा पसर गया। अब आगे सबने आवाज की दिशा में देखा जहां से एक शख्स चला आ रहा था। ब्लैक टैक्सीडो पहने, अपनी पैंट की जेब में एक हाथ डाले, पूरे रोब के साथ अंदर आ रहा था। पल्लवी की नज़र तो उसकी ब्रांडेड वॉच पर अटक गई थी जो उसने मैगजीन में देखी थी और वो जानती थी कि ऐसी वॉच के सिर्फ कुछ ही पीस है इस दुनिया में जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कस्टम मेड बनवाया जाता है और ये सिर्फ पैसों से नहीं खरीदा जा सकता बल्कि उसके लिए पावर और हाई स्टेटस होना जरूरी है। पल्लवी खुद के कपड़े और बालों को ठीक करते हुए कहती है, सर आपको नहीं पता ये लड़की और इसका बॉयफ्रेंड कब से ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे ये इस जगह को लेना चाहते हैं और अब बहाने बना रहे हैं। वैसे भी ये लड़का जो इस लड़की के साथ है उसे हम जानते हैं, हमने एक ही स्कूल से हाई स्कूल किया था। ये एक अनाथ और फटीचर है तो इसकी गर्लफ्रेंड भी ऐसी ही होगी। तो तुम कहना चाहती हो कि मेरी बहन एक फटीचर है? इस बार रक्षित हद से ज्यादा कठोर शब्द में कहता है। वही तो सर, फटीचर होकर भी कितना घमंड। ये कहते हुए वो एकदम से रुक गई। तभी उसे याद आता है कि अभी इस शख्स ने क्या कहा था। क्या ये लड़की इनकी बहन है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो हैरानी से रितिका को देखती है जो उसे मजाक भरी मुस्कान लिए देख रही थी। रक्षित रितिका के पास खड़ा हो गया। अब रितिका बीच में थी और उसके आसपास वो दो मर्द थे जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उससे करते हैं। अगर मेरी बहन जिंदल फैमिली की प्रिंसेस एक फटीचर है तो तुम खुद को क्या कहना चाहोगी? पल्लवी जो सदमे में खड़ी थी उसके मुंह से अब एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। जिंदल फैमिली का नाम सुनते ही प्रतीक जो हैरान था, रक्षित को देखकर एकदम से उसके अंदर से तेज खतरे की घंटी बजने लगी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए हैरानी से बोला, मिस्टर रक्षित जिंदल। ये नाम ही काफ़ी था सबको चौंकाने के लिए। पल्लवी, कमलेश और संतोष भी शौक हो गए उसकी पहचान जानकर। कमलेश के तो हाथ पैर कांपने लगे। डर से उसका बुरा हाल हो गया और वो माथे से बहते पसीने को साफ करके बड़बड़ाने लगा, सब खत्म हो गया। मैंने अपने हाथों से इतना बड़ा मौका खो दिया और रक्षित जिंदल की बहन को बेइज्जत किया। अगले ही पल वो लड़खड़ाया और रितिका के पैरों में गिर गया। मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे आपको पहचानने में गलती हो गई। मैं लालची हूँ इसलिए मैंने तमाशा किया जिससे मुझे पैसे वाली पार्टी को असिस्ट करने का मौका मिले। लेकिन मैं बेवकूफ़ था जिसने खुद आई लक्ष्मी को ठुकराकर इन जैसे नए रहीश की चापलूसी करने लगा जो असल में यहाँ बस घूमने आए थे। उस ब्रोकर की बात सुनकर प्रतीक और पल्लवी का चेहरा अब शर्मिंदगी से लाल हो गया था। ये सच था कि वो बस अभी देखने आए थे, फ्यूचर में वो इस जगह को लेते या नहीं ये प्रतीक के डैड के ऊपर डिपेंड करता था। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था कि मिस रितिका आपकी बहन है। जिंदल फैमिली के सामने तो हम नीच है। प्रतीक जल्दी से होश में आया और माफ़ी मांगते हुए बोला। उसे इतनी जल्दी रंग बदलता देख रितिका तिरछा मुस्कुराए और बोली,
मतलब अगर मेरा भाई कोई बिग शॉट नहीं होता तो तुम हमें ऐसे ही बेइज्जत करते? नहीं। प्रतीक से अब कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, वो बस सर झुकाकर खड़ा हो गया। वही पल्लवी भी अब होश में आ चुकी थी। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड को इतना घबराते हुए देखा तो उसे यकीन हो गया कि ये उसी जिंदल फैमिली से है जो इंडिया की रिचेस्ट फैमिली में से एक है। ये जानकर कि ये लड़की जिसे वो अभी नीची दृष्टि से देख रही थी वो इतनी बड़ी फैमिली की बेटी है, ये जानकर उसे जलन होने लगी। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ मिस जिंदल, प्रतीक ने डरते हुए कहा। सॉरी मिस जिंदल, हम अपने मैनर्स भूल गए थे, हमें बस गलतफहमी हो गई थी। पल्लवी ने भी माफ़ी मांगने में ही भलाई समझी, लेकिन वो खुद को डिफेंड करना नहीं भूली और इसे बस एक गलतफहमी बताने लगी। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा पैसा आते ही खुद को किसी राज्य का राजा समझने लगते हैं और गरीब को नीची नज़रों से देखते हैं, और जब उनका पाला उनसे भी अमीर इंसान से पड़ता है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। रितिका उनका मजाक उड़ाते हुए डेविल स्माइल करते हुए कहती है, लेकिन उसकी स्माइल में कुछ छुपा हुआ मतलब था जिसे सिर्फ रक्षित और अक्ष ही समझ पाए थे। ठीक है, अगर तुम दोनों इतने सिंसियर हो तो मैं एक शर्त पर सॉरी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। कैसी शर्त मिस जिंदल? प्रतीक ने जल्दी से पूछा। पल्लवी भी कंफ्यूजन से उसे देखने रही। सिंपल, जैसे तुम दोनों ने मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को फटीचर कहा, ठीक वैसे ही तुम्हें खुद से यही शब्द 10 बार बोलना है, वो भी अक्ष के सामने झुककर माफ़ी मांगते हुए। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना जा सकते हो यहाँ से। आगे जो भी हो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। रितिका ने लगभग धमकी देते हुए अपनी बात खत्म की और तिरछी नज़रों से उन दोनों को देखने लगी। वही रक्षित और अक्ष उसकी चालाकी देखकर हंसे बिना नहीं रह सके। दोनों ने एक दूसरे की देखा और मुस्कुराए। प्रतीक रितिका की शर्त सुनकर शांत था, लेकिन पल्लवी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खुद को गाली देने को कह रहा हो। उसने खुद के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठी बांध ली, जिससे उसके हाथ के नाखून उसकी हथेली में चुभने लगे। अक्ष के आगे झुकने के ख्याल से ही दोनों ने अपने दांत पीस लिए। वो कैसे एक गरीब अनाथ के आगे माफ़ी मांग सकते थे, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। प्रतीक हिचकिचा रहा था, लेकिन अपने डैड का ख्याल आते ही वो अक्ष के सामने आया और सर झुकाकर बोला, मैं एक फटीचर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसने यही शब्द 10 बार दोहराया और बिना किसी से नज़र मिलाए साइड में खड़ा हो गया। अब रितिका की नज़र पल्लवी पर गई, जो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। क्या तुम्हें बुलाने के लिए अब मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? पल्लवी ने गुस्से से उसे देखा। तभी प्रतीक उसके कान में बोला, चुपचाप जो कहा है करो, नहीं तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा परिवार जो अभी नया नया अमीर बना है जल्दी सड़क पर आ जाएगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है, झुकना या सड़क पर आ जाना। ये सुनकर पल्लवी को ना चाहते हुए भी अक्ष के आगे झुकना पड़ा। मैं फटीचर हूँ, मुझे माफ़ कर दो, उसने बहुत धीरे से कहा, जिसे सिर्फ रितिका ही सुन पाई जो उसके पीछे खड़ी थी। लगता है मिस पल्लवी के मुंह से आवाज़ सिर्फ दूसरे की इंसल्ट करते हुए निकलती है। तेज बोलो, इस बार रितिका ने चीखते हुए उसे ऑर्डर दिया। पल्लवी घबरा गई और इस बार बिना रुके तेज आवाज़ में बोली, मैं एक फटीचर हूँ, मुझे माफ़ कर दो। उसने ये 10 बार कहा और फिर बिना किसी को देखे वहाँ से भाग गई। प्रतीक भी उसके पीछे चला गया। रितिका ने भी कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अब कमलेश को देखा जो अभी भी घुटने के बल जमीन में बैठा हुआ था। मैडम, मैं फटीचर ही नहीं, अंधा, बेवकूफ़ और लालची भी हूँ। मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं किसी को अमीर गरीब होने पर ताने नहीं मरूंगा, बल्कि सबका सम्मान करूंगा। बिना रितिका के कुछ कहे वो खुद को कोसने लगा और उसने अक्ष के पैर तक पकड़ लिए। वो जान चुका था कि अगर उसने उसे माफ़ कर दिया तो वो बच सकता है। उसकी नौटंकी देखकर रितिका ने अपना सर हिलाया और अपने भाई से बोली, पेपर्स मैंने रेडी करवा लिए हैं, आप एक बार सारंश भाई को और उनके पार्टनर को यहाँ बुला लीजिए, तब तक इन प्रॉपर्टी के ओनर भी आते होंगे। प्रिंसेस बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी यहाँ हैं, सारांश ने अंदर आते हुए कहा। उसके साथ हर्षित और वैभव भी थे। रितिका मुस्कुराई और उसने मिस्टर संतोष से कहा, पेपर्स इन्हें दे दीजिए, यही इस लैंड को लेने वाले हैं। संतोष ने वैसा ही किया। तभी रितिका बोली, भाई मैंने और अक्ष ने जगह देख ली है, आप भी मिस्टर संतोष के साथ देख सकते हो जब तक यहाँ के ओनर भी आ जाएंगे। भाई सारी फॉर्मेलिटी हो चुकी है, बस इस लैंड के ओनर आ जाए तो पेपर वर्क भी हो जाएगा। प्रिंसेस देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है तुमने अगर इस लैंड को चूज़ किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, सारांश ने उसके सर को सहलाते हुए कहा। रितिका ने भी जोर नहीं दिया। तभी उसे कुछ याद आया और वो बोली, भाई आपके पार्टनर नहीं आने वाले। अगर वो नहीं आएंगे तो फॉर्मेलिटी पूरी कैसे होगी?
मैंने एम्पायर ग्रुप के सीईओ के असिस्टेंट से बात की थी। उनका असिस्टेंट पेपर वर्क करवा कर ले जाएगा क्योंकि इस वक्त उनके सीईओ किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी है। एम्पायर ग्रुप का नाम सुनकर वैभव ने अक्ष को देखा जो अभी भी शांत खड़ा बस रितिका को देख रहा था। वो उसके नज़दीक गया और हंसकर बोला, क्या होता अगर तेरे इस साले को पता होता कि तेरा इम्पोर्टेंट काम उसकी बहन का पीछा करना है। अक्ष ने उसे अपनी ग्रे आंखों से घूर कर देखा तो उसकी हंसी बंद हो है। वैभव ने अब अपना मुंह फेर लिया और उससे थोड़ा दूर खड़ा हो गया। तभी उसे फिर से रितिका की आवाज़ सुनाई दी, भाई आप उनसे कहना कि हो सके तो ग्रीन वैली का बचा सारा एरिया खरीद ले। मेरी इंट्यूशन कहती है कि ये जरूर फ्यूचर में फ़ायदा देगा। रितिका का बस चलता तो वो ये लैंड खरीद लेती, लेकिन उसने इसे एम्पायर ग्रुप के लिए छोड़ दिया क्योंकि वही थे जिन्होंने पिछली जिंदगी में उसके सारांश भाई की मदद की थी। ठीक है मैं कह दूंगा, सारांश ने हंसते हुए हामी भर दी। अक्ष ने जब उसकी बात सुनी तो वो मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से बोला, एम्पायर ग्रुप की फ्यूचर लेडी बॉस तो अभी से कंपनी के प्रॉफिट के बारे में सोचने लगी। वैभव भी उसे टेढ़ी स्माइल के साथ देख रहा था। कुछ ही देर में प्रॉपर्टी के ऑनर आ गए और पेपर वर्क हो गया। एम्पायर ग्रुप के सीईओ का असिस्टेंट चिराग ने भी पेपर वर्क किया और वहां से कंपनी चला गया। सब कुछ हो जाने के बाद सब ने रेस्टोरेंट में लंच किया और अपने घर के लिए निकल गए। अक्ष का मन नहीं था रितिका को जाने देने का, लेकिन वो अभी उसे रोक भी नहीं सकता था। उनके जाते ही वैभव ने भी अपनी कार स्टार्ट की और अक्ष से पूछा, अब हमें कहाँ जाना है? कंपनी चलो, उसने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही वो उन खूबसूरत पलों में खो गया जब रितिका उसके पास थी। उनका करीब आना और रितिका का शर्माना सब याद करके उसके चेहरे पर इतने सालों बाद सुकून नजर आया। वैभव कार ड्राइव करते हुए उसे ही देख रहा था। उसे इतना खुश देखकर वो आसमान में देखते हुए मन ही मन बोला, प्लीज गॉड, मेरे दोस्त को उसकी मोहब्बत से कभी जुदा मत करना। दूसरी तरफ सारांश वहां से सीधा अपने ऑफिस जा चुका था। रक्षित की कार जिंदल मैंशन के सामने रुकी। आज तेजस ड्राइव कर रहा था, इसलिए हर्षित ने कार से उतरकर जल्दी से रितिका की तरफ का डोर खोला और तीनों अंदर चले गए। शाम के 4 बज रहे थे। पूरी फैमिली लिविंग रूम में बैठी हुई थी। कांता ताई सबको चाय और स्नैक्स दे रही थी। स्नेहा जी और राघव जी के बीच में आशी बैठी थी और वो दोनों उसे अपने हाथ से स्नैक्स खिला रहे थे। माहौल बहुत खुशनुमा था। वो तीनों तो जैसे एक फैमिली जैसे लग रहे थे। तभी सबकी नज़र अंदर आते रक्षित, हर्षित और रितिका पर चली गई। रितिका को देखकर सबके एक्सप्रेशन ठंडे हो गए सिवाय दादा दादी को छोड़कर। सभी बातें करते हुए शांत हो चुके थे। अब वहाँ अजीब सा सन्नाटा पसर चुका था। लेकिन रितिका को कहा अब उनके इस परिवार को देखकर बुरा लगने वाला था, बल्कि उसे तो हंसी आती थी एक से बढ़कर एक नमूनों को देखकर। भाई मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है प्रिंसेस, तुम थक गई होगी, जाकर रेस्ट करो, रक्षित प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहता है। उसके बाद रितिका बिना किसी को देखे लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। रुक जाओ रितिका, पीछे से राघव जी अपनी कठोर आवाज में कहते हैं। लेकिन वो नहीं रुकती तो इस बार वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने अभी क्या कहा? या फिर तुम अपनी बहन को हट करके फिर से पीठ दिखाकर भागना चाहती हो? उनकी आखिरी बात सुनते ही रितिका इस बार रुक गई और पलटकर अजीब नज़रों से उन्हें देखने लगी। मिस्टर जिंदल, क्या आप कोई मोहल्ले की चाची हो जो इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाती रहती है? रितिका, वो तुम्हारे डैड है, तुम किस लहजे में उनसे बात कर रही हो? स्नेहा जी गुस्से से हाफते हुए बोल पड़ी। वैसे भी उन्होंने इतनी देर से कैसे खुद को रोक था वही जानती थी। रितिका की आईब्रो सिकुड़ गई। उसने आशी को देखा जो सोफे पर सिर झुकाए बैठी थी, फिर एकदम से हंसकर बोली, एक मिनट, क्या ये इसलिए रो रही थी क्योंकि ये एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए? ये बात सुनते ही सब शॉक हो जाते हैं। उन्हें तो इस बार में कुछ पता ही नहीं था। अब सब आशी को देखते हैं जो खुद हैरान थी। उसे नहीं लगा था कि क्लास की बात ऐसे सबको पता चल जाएगी। दीदी, मैं उस छोटी सी बात पर क्यों रोऊंगी? आप अच्छे से जानती हो कि आज क्या हुआ था और मैं किस वजह से इतनी उदास हूँ। तुम तो किसी भी बात पर रोने लगती हो। ये सब भले ही इरिटेट ना होते हो, लेकिन मैं तो बहुत इरिटेट फील करती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम इतना रोती हो, आखिर गई किस पर हो? जहाँ तक मैंने देखा है मिस्टर जिंदल और मिसेज जिंदल तो दूसरों को रुला सकते हैं। तुम्हारे भाई भी तुम जैसे नहीं है, रोतडू नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी ने तुम्हें गलत घर में डिलीवर कर दिया है? ये सुनते ही सब हैरान हो जाते हैं। वही आशी का तो रोना ही बंद हो जाता है और वो डर से रितिका को देखने लगती है।
तभी रिद्धि जी कहती है, रितिका अब तुम ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हो। एक तो आशी हमें इतनी मुश्किल से मिली है और तुम कह रही हो कि वो इस घर की बेटी ही नहीं है। एक मिनट, मैंने कहा हो सकता है कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है जो आप मुझ पर चढ़ रही है। वैसे भी किसी को भी ये शक हो सकता है, आखिर ये हमारे घर में किसी से मिलती भी तो नहीं है। बस रितिका चुप हो जाओ। तुमने आज मेरी बेटी को 2 बार हर्ट किया है। क्या तुम उसे रुलाना बंद करोगी? स्नेहा जी ने जब आशी को रोते देखा तो उसे चुप कराते हुए गुस्से से बोली। रितिका ने उन्हें इग्नोर कर दिया। तभी राघव जी बोले, वो हमारी ही बेटी है, समझी तुम। मैंने सोचा था कि हमने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मुझे गिल्टी फील हो रहा था, लेकिन आज फिर से तुमने अपना नाटक शुरू कर दिया। अब किस आवारा लड़के के साथ नाटक करके तुम अधिक को अपनी बहन से छीनने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के साथ नाजायज संबंध? मिस्टर जिंदल बस। उसकी तेज आवाज़ सुनकर राघव जी होश में आए और उन्हें समझ आया कि वो गुस्से में क्या बोलने वाले थे। इसके आगे अगर एक शब्द भी कहा तो आपकी इस बेटी का ऐसा हाल करूंगी कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, रितिका ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। ब्राउन हेजल आइज जो गुस्से से सुर्ख लाल हो चुकी थी, उनमें गहरी नफरत और घिन साफ देखी जा सकती थी। राघव जी भी उसकी आंखें देखकर घबरा गए और उनके कदम अपने आप पीछे हो गए।